हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आप उस भाग को पूरा देखें। तो बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। मुझे कहीं भी कोई दिशा समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे किस दिशा की ओर जाना चाहिए। पता नहीं उस बस ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। अचानक फिर से गीदड़ की आवाज़ों का शोर मेरे कानों तक पहुंचने लगा। फिर से चारों तरफ झींगोरों की आवाज़ें आने लगी। अचानक मैंने दूर से आता हुआ प्रकाश देखा जो मेरे ही पास आ रहा था। मैं उस प्रकाश को देखकर समझ गया कि यह प्रकाश लालटेन का है। घने अंधेरे में उस लालटेन का प्रकाश देखकर मेरे विचलित मन की थोड़ी सी शांति मिलती हुई प्रतीत हुई। ये सोचकर कि कोई तो आया और मैं अकेला नहीं हूँ। लगभग थोड़ी देर के बाद मेरे सामने एक गांव की औरत हाथ में लालटेन लिए हुए मेरे नज़दीक खड़ी हुई थी। उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। मेरे करीब आते ही उस औरत ने मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। वो गांव की भाषा बोल रही थी। क्या बात है बाबूजी, इतनी ठंडी में इस सुनसान इलाके में आप क्या कर रहे हो? परदेसी मालूम होते हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं खेतों से वापस अपने घर जा रही थी और मेरी नज़र आप पर पड़ गई। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपने चारों ओर देखा था, तब मुझे वहाँ पर कोई भी किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया था। अचानक उस औरत के आ जाने से मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान था, मगर मैं इस वक्त इस कदर थक चुका था कि मेरे बदन की हड्डी दर्द कर रही थी। मुझे उस कंडक्टर की बात याद आ गई जिसने मुझसे बस में कहा था कि आप जिस व्यक्ति के साथ साइकिल पर यहाँ पर आए हो, उस व्यक्ति का चेहरा ही नहीं था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं इस औरत का चेहरा होगा भी या नहीं। फिर मुझे अपनी ही सोच पर गुस्सा आने लगा। मुझे खामोश खड़ा देखकर उस औरत ने दोबारा मुझसे कहा, क्या सोच रहे हो बाबूजी? क्या गूंगे हो क्या? आवाज़ नहीं है मुंह में? क्या मुंह में दही जमाए बैठे हो? इतनी रात में आप यहाँ इस सुनसान में क्या कर रहे हो? मुझे नीमा गांव जाना है। नीमा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आपको किसी ने बताया नहीं बाबूजी? उस औरत ने भारी आवाज़ में मुझसे कहा। मगर मैंने तो बस नीमा गांव के लिए ही पकड़ी थी। लो जी, कर लो बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी भूतिया बस से यहाँ पर आए हो? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। भूतिया बस से तुम्हारा क्या मतलब है? बाबूजी, इस वीराने में यहाँ अक्सर मुसाफिर ऐसे ही मिला करते हैं। यहाँ पर तो कोई बस अड्डा है ही नहीं और आप कह रहे हो कि आप बस से यहाँ तक आए हो। दरअसल यहाँ आसपास भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा शोर है बाबूजी। ज़्यादातर तो भूतिया बस के लोग इसी जगह पर मरे हुए मिलते हैं। जिस जगह पर आप खड़े हुए हो, पता नहीं आप कैसे बच गए। पता नहीं क्यों उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। अगर आपको कोई चाहा हो तो आप तब तक मेरे घर पर चल सकते हो। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरानी से उस औरत की तरफ देखने लगा, क्योंकि गांव में इतनी रात को कोई भी औरत किसी अनजान आदमी के लिए अपने घर चलने का निमंत्रण नहीं देती। मेरे अंदर से दो तरह की आवाज़ें आ रही थी। एक तो आवाज़ आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी मांजरा कुछ ऐसा ही हो। और दूसरी आवाज़ आ रही थी कि मुझे इस औरत के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उस बस के सफ़र में मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मेरा शरीर इस वक्त आराम मांग रहा था। कहाँ सोचने लगे बाबूजी, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। आप शक्ल से काफ़ी थके हुए दिखाई देते हो। सुबह तक हमारे घर में आराम कर लेना, फिर सुबह हम किसी बच्चे के हाथों आपको नीमा गांव तक पहुंचा देंगे, वरना सुबह तक आप यहाँ पर सर्दी में ठंड से ठिठुर कर ही मर जाओगे। एक बार को मेरे मन में आया कि मैं उससे कहूँ कि वो अपना घूंघट उठाकर एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे, मगर मैं मन महसूस कर रह गया। मुझे लगा कहीं वो औरत मेरी बात का बुरा ना मान जाए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि एक तो वो औरत मेरी मदद कर रही है और मैं मन ही मन मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
नाम जानकर क्या करोगे बाबूजी? बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मेरा नाम निर्मला है और सब गांव वाले मुझे निर्मला ही कहे। आओ मेरे पीछे पीछे। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़कर चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने महसूस किया कि लालटेन का प्रकाश बस इतना ही था कि आगे का थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो औरत खेतों के अंदर बनी पगडंडियों की तरफ मुड़ गई। मेरे चलते चलते पैर जवाब दे चुके थे। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। आगे मुझसे रहा ना गया। तुम खेतों के अंदर कहाँ जा रही हो? बाबूजी, हमारा गांव बस इस खेत के पार ही है। आप तो बस मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर वो चुपचाप हो गई और फिर दोबारा चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे फिर से चलने लगा। झींगुरों की आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। रात के सन्नाटे में, घोर अंधेरे में और बेहद ठंडी तेज हवा में वो खेत ही बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। मैं उसके पीछे पीछे कितना देर तक चलता रहा मुझे नहीं पता। ना जाने कितना लंबा रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ती चली जा रही थी। ऊपर से हवाओं का शोर मेरे कानों में टकरा रहा था। रात के सन्नाटे में तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते अंधेरे में जो आकृति बना रहे थे, उसे देखकर मेरे बदन में डर की सिरहनें बढ़ रही थी। मैंने दोबारा उस औरत से पूछा जिसने अपना नाम निर्मला बताया था, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? बस बाबूजी, ज़्यादा दूर तक रास्ता नहीं है। अब यही पास में ही मेरा घर है। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि मैं खेत से बाहर निकल आया था। मैं अभी भी निर्मला के पीछे पीछे ही चल रहा था। अब मुझे दूर के कच्चे मकानों की हल्की हल्की आकृति दिखाई देने लगी थी। मैं समझ गया कि लगता है निर्मला का घर इन्हीं धुंधली आकृतियों में से एक होगा जो कि मुझे हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। मुझे दूर पैदल चलने के बाद निर्मला का एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुक गई। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर 6 या 7 टूटे फूटे मकान ही नज़र आए जिनमें अंधेरा था। मगर निर्मला जिस मकान के दरवाजे पर रुकी थी वो दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके अंदर लालटेन का हल्का हल्का प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा था। मकान कच्चा था और बहुत ही पुराना बना हुआ मालूम होता था, मगर वो मुझे इस वक्त किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा बदन इस वक्त आराम मांग रहा था। मेरे शरीर की एक एक हड्डी में दर्द हो रहा था और ऊपर से अब मुझे ठंड भी लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर निर्मला के पैर रुक गए और उसने पलटकर मेरी तरफ देखकर कहा, लो बाबूजी, आ गया, यही है हमारा घर। घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो बच्चा हलक फाड़ फाड़ कर रो रहा था। सच तो ये था कि वो रो कम चिल्ला ज़्यादा रहा था। मैंने सवारे नज़रों से निर्मला की तरफ देखा। अरे बाबूजी, हमारा ही बच्चा है। इसको रात में जागने की आदत है और दिन में सोने की। बहुत बुरी आदत है इसकी। मैं बहुत देर से घर में नहीं थी, इसलिए रोने लगा होगा। तुम अंदर आ जाओ। इतना कहकर निर्मला अपने घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई और मैं झिझकते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। अंदर जाकर मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक बच्चा रो रहा था जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल की होगी, और ठीक उसके बगल में एक 7 या 8 साल का बच्चा बैठा हुआ था जिसका रंग थोड़ा सा काला था। और सामने एक बूढ़ी औरत जलते हुए चूल्हे में रोटियां बना रही थी, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चूल्हा जल भी रहा है या नहीं। मुश्किल से 1 या 2 लकड़ी चूल्हे में रखी हुई थी जो बहुत धीमी आंच में जल रही थी। वो बूढ़ी औरत निर्मला से कहने लगी, उसकी आवाज़ में ही बहुत क्रोध था, अरे कहाँ मर गई थी तू? तेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तुझसे कितनी बार मना किया है कि जल्दी आ जाया कर। तेरा मर्द तेरा इंतज़ार करते करते भारी सो गया। मुझे उस बूढ़ी औरत का वाक्य सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी सर्दी में बाहर सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है और ये बड़े आराम से बता रही है कि तेरा मर्द बाहर सो गया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है इसका पति ज़रूर पियक्कड़ होगा जो शराब के नशे में बाहर सो गया होगा, क्योंकि शराबियों को सर्दी नहीं लगती। मैं अब उस मकान को गौर से देखने लगा। देखने पर ही मुझे आभास हो गया कि मकान के नाम पर
सिर्फ वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, वो भी कच्चा। उस बूढ़ी औरत, निर्मला और 2 बच्चों को मिलाकर सिर्फ इतनी जगह थी कि मैं एक तरफ बैठ सकूं। लेटना तो बहुत दूर की बात है। मैं अंदर ही अंदर मन महसूस कर रह गया। जो भी हो, अंदर जाते हुए थोड़ी सी सर्दी मुझे कम लगने लगी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैं इधर उधर बैठने की जगह तलाश करने लगा, मगर मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मेरे कानों में निर्मला की आवाज़ टकराई, जो कि बूढ़ी औरत से बात कर रही थी। अरे अम्मा, तूने देखा नहीं मैं अपने साथ किसको लाई हूँ? निर्मला का इतना ही कहना था कि वह बूढ़ी औरत, जो कि रोटी बनाने में मगन थी, उसकी क्रोध भरी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। अरे कलमुई, किसको साथ लेकर आई है तू? अरे अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन। इन्हें नीमा गांव जाना है और ये उस भूतिया बस से सफ़र करके उस सुनसान जगह में खड़े हुए थे जहाँ पर लोगों की लाशें अक्सर मिलती हैं। क्या बात कर रही है बहू? उस भूतिया बस में तो आज तक कोई जिंदा ही नहीं बच पाया। ये तू क्या कह रही है? अरे अम्मा, एक नज़र देखो तो मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। निर्मला का इतना ही कहना था कि वो बूढ़ी औरत मुझे गौर से देखने लगी। मुझे उस बूढ़ी औरत की बस हल्का की आकृति ही दिखाई दे रही थी। चूँकि लालटेन का प्रकाश बहुत ही धीमा था, इसलिए सब कुछ साफ देख पाना नामुमकिन सा था। मैं लालटेन के धीमे प्रकाश में उस बूढ़ी औरत को देखने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे बहुत जल्दी ही समझ में आ गया कि मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ है। प्रकाश बहुत धीमा है, उस बूढ़ी औरत का चेहरा देख पाना नामुमकिन था। वो बूढ़ी औरत निर्मला पर अभी चिल्ला रही थी और मैं ये सब कुछ देख रहा था। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी औरत फिर से चूल्हे पर रोटी बनाने लग गई और निर्मला मेरी तरफ देखकर कहने लगी, बाबूजी, तुम थक गए होंगे। तुम्हारे चेहरे पर थकान अब साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए लेटने की व्यवस्था कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इतने छोटे से कमरे में ये लेटने की व्यवस्था कैसे कर पाएगी। तभी मैंने देखा कि निर्मला ने अपने 8 साल के बच्चे को एक तरफ बैठा लिया और जो उसका बच्चा रो रहा था उसे दूसरी तरफ बैठा दिया और एक गंदी सी चटाई लेकर उसने बिछा दी और मेरी तरफ इशारा करके कहा, आओ बाबूजी, लेट आओ। मैं उस गंदी गंदी चटाई की तरफ देखने लगा। तभी उसने मुझसे दोबारा कहा, हम गरीब लोग हैं बाबूजी, हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ी गद्दे तो है नहीं, यही चटाई मिलेगी जो कि इतना तो कर ही सकती है कि आप अपने बदन को थोड़ा आराम दे सको। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे उसकी बात में दम नज़र आया। मैं चटाई पर एक तरफ जाकर लेट गया और अपने बैग को मैंने तकिया बना दिया। जैसे ही मैं चटाई पर लेटा, मुझे उसी वक्त नींद के सन्नाटे आने लगे। मैं कब गहरी नींद की आगोश में चला गया पता ही नहीं चला और मैं कितनी देर तक सोता रहा ये भी मुझे पता नहीं चला। गहरे निद्रा में मेरे कानों में फिर से उसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ टकराई। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मेरी नज़र जब उस बच्चे पर पड़ी तो मैंने देखा वो बच्चा अभी भी हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मुझे उस समय उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उस बच्चे के हलक में ऐसी क्या चीज़ है जिससे उसकी आवाज़ का स्वर इतना तेज़ है जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हल्के से प्रकाश में मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की तो मुझे निर्मला नहीं दिखाई दी, लेकिन उसका 8 साल का बेटा, जिसका रंग काला था, बैठा हुआ दिखाई दिया। वो अभी भी उसी मुद्रा में ही बैठा था। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका मुझे इस तरह देखना उस वक्त बहुत अजीब लग रहा था, परंतु मैं कर भी क्या सकता था। मैं तो खुद इनके घर का कुछ देर के लिए मेहमान जो था। फिर अचानक मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत पर चली गई। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वो औरत अभी भी रोटियां ही बना रही थी। चूल्हा अभी भी हल्का हल्का जल रहा था, मगर मुझे अभी भी बहुत गहरी नींद आ रही थी। मैं फिर से दोबारा लेट गया। लेटते ही समय मैं फिर कब गहरी निंद्रा में चला गया मुझे पता नहीं चला। न जाने कितनी देर मैं खर्राटे लेकर सोता रहा, मगर फिर से मेरे कानों में उसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं झुंझलाकर उठकर बैठ गया और इधर उधर दोबारा देखने लगा। मुझे इस बार भी निर्मला कहीं नज़र नहीं आई और मेरे सामने नज़ारा वही था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। वो काला बच्चा मुझे ही देख रहा था
और वो बूढ़ी औरत अभी भी रोटी ही बना रही थी। मुझे ये देखकर फिर दोबारा बड़ी हैरानी हुई कि ये अभी तक रोटियां क्यों नहीं बना पा रही है। मैं अब उठकर बैठ गया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। ये देखकर मुझे और भी ज़्यादा बहुत क्रोध आ गया कि प्रकाश इतना धीमा था कि मुझे समय का पता ही नहीं चल रहा था। मैंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मैं लगभग यहाँ पर कितनी देर तक सोता रहा हूँ। मेरे दिमाग के मुताबिक मुझे यहाँ पर सोते हुए 2 या 3 घंटे तो आराम से हो गए होंगे। सुबह होने वाली ही होगी। फिर मेरी नज़र दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ चली गई। वो अभी भी रोटी पकाने में मगन थी। मैं उठकर बैठ गया। मैं उस बच्चे की तरफ देखने लगा जो मुझे अभी भी घूर रहा था। बड़ी हिम्मत करके मैंने उस बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ नज़र नहीं आ रही बेटा? मगर उस बच्चे ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। मैंने उस बच्चे को देखकर दोबारा कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मगर वो बच्चा इस बारे मुझे घूरता ही रहा। ये देखकर मेरी अंदर ही अंदर पीतें सुलग गई। जी तो चाह रहा था कि एक जोरदार चांटा इसके गाल पर दे मारूं। कितना ढीठ बच्चा है ये। मैं इससे पूछ रहा हूँ मगर ये मुझे पागल समझ रहा है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी, जो कि अभी भी रोटियां ही बना रही थी, और रोटी बनाते बनाते ही वो बातें भी कर रही थी। उससे का पूछत हो सारी बाबू, वो बेचारा तो गूंगा और बहरा है। वो ना तो सुन सकता है और ना तुम्हारी बात का कोई जवाब दे सकता है। मैं उस औरत की तरफ फिर से दोबारा गौर से देखने लगा, मगर इस बार भी मुझे नाकामयाबी ही हाथ लगी। मुझे उसका चेहरा अभी साफ साफ नहीं दिखाई दिया। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि अगर मैं उससे निर्मला के बारे में पूछूं तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। बहुत देर तक मैं ऐसे ही बुत बना खड़ा रहा। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी, मगर इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ा सा क्रोध भी झलक रहा था। अरे का बुत बने गधे हो, शहरी बाबू का पूछना चाहते हो, जल्दी बोलो। मैंने बड़ी हिम्मत करके उसकी बात का जवाब दिया। मुझे यहाँ पर सोते हुए कम से कम 2-3 घंटे तो हो गए होंगे। सुबह होने वाली होगी या शायद हो गई होगी। मैं आपकी बहू के बारे में पूछ रहा था। मुझे नीमा गांव जाना है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सुबह होते ही किसी बच्चों के हाथों मैं तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। हाँ, उस कलमुही ने सही कहा था शहरी बाबू, लेकिन सुबह तो होने दो। अभी तो आधी रात का वक्त है। जब सुबह हो जाएगी तब हम तुम्हें पहुंचा देंगे। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सोते हुए आराम से 2 या 3 घंटे का टाइम हो चुका था। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दी। लगता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। शहरी बाबू, चाहो तो दरवाजे के बाहर जाकर देख लो, अभी भी रात का ही समय है। लेकिन मुझे तो सोते हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। सोते में ऐसा ही लगता है शहरी बाबू, मगर ऐसा होता नहीं। उसकी बात सुनकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया, और मैंने जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उस बूढ़ी औरत की बात बिल्कुल सही थी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा मेरे बदन से टकराई, और बाहर का नज़ारा वही था जब मैं इस घर में आया था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से उसी चटाई पर जाकर बैठ गया। अब मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। मैं बैठे बैठे वहाँ पर समय काटने की कोशिश करने लगा। मुझे अब बैठे बैठे अच्छा खासा समय हो गया था। मैंने फिर अपने मन ही मन में जब अनुमान लगाया तो मेरा दिमाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहाँ पर बैठे हुए कम से कम अब 2 घंटे का समय तो आराम से हो गया होगा। मेरी नज़र फिर उस बूढ़ी औरत की तरफ गई। वो अभी भी रोटियां ही बना रही थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो सुबह हो ही गई होगी। हो सकता है उस वक्त मैं कुछ ही देर सोया हूँ और मुझे एहसास ना हुआ हो, लेकिन अब तो मुझे जागते हुए कम से कम 2 या 3 घंटे का समय आराम से गुजर चुका था। मैं उठकर खड़ा हुआ, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ फिर से सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो शहरी बाबू? सुबह हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं नीमा गांव का रास्ता खुद तलाश लूँगा, आप परेशान ना हो। अरे तुम इतने परेशान क्यों होते हो शहरी बाबू? क्यों मरे जा रहे हो? उस बूढ़ी औरत ने तेज़ आवाज़ में कहा। पहले सुबह तो हो जाने दो। जब सुबह हो जाएगी तब हम तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देंगे, या वो कल मुई आ जाएगी, उसके हाथों पहुँचवा देंगे। उसकी बात सुनकर मेरा फिर दिमाग चकरा गया और मैं हैरत से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगा। मैं अपना बैग उठा चुका था और मैं उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कुछ सोचने लगा।
तभी वो बूढ़ी औरत फिर से मुझे बोली, अगर मेरी बात का यकीन ना आए तो दरवाज़ा खोल कर फिर देख लो, अभी सुबह नहीं हुई। उसकी बात सुनकर तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ मैंने दरवाजे को खोल दिया, मगर जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि अभी भी रात ही थी। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा। मेरे सामने अभी वो बूढ़ी औरत और वो हलक फाड़ता हुआ बच्चा और वो 8 साल का गूंगा बहरा बच्चा मौजूद था। निर्मला अभी भी गायब थी। मैं सोच रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी देर में तो सुबह हो जानी चाहिए। यहाँ पर सुबह क्यों नहीं हो रही है? मैं दरवाजे पर खड़ा बाहर घनी अंधेरी रात को देखने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी, दरवाज़ा बंद करो शहरी बाबू, बच्चे को ठंड लग जाएगी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मुझे अब वहाँ पर अजीब सी घुटन होने लगी थी। अब मुझे वहाँ का माहौल अजीब सा लग रहा था। मुझे अंदर से एक अनजाना डर सा लग रहा था। काफ़ी देर तक मैं अपनी जगह पर बैठकर दरवाजे की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा, ये सोचकर कि निर्मला आ जाए तो मैं उसके साथ उसी जगह पर जाने के लिए कहूँ जहाँ मुझे उस बस ने छोड़ा था। मगर पता नहीं निर्मला कहाँ जाकर मर गई थी। तभी मुझे उस बच्चे के चीखने की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, जो फिर से हलक फाड़ फाड़ कर दोबारा चिल्लाने लगा था। मेरी नज़र उस बच्चे पर गई जो 8 साल का था। वो वैसे ही मुद्रा में बैठा हुआ अब भी मुझे ही घूरे जा रहा था। मैंने फिर उस बूढ़ी औरत को देखा जो अभी चूल्हे पर रोटी बनाई जा रही थी। अचानक मेरे मन के अंदर से आवाज़ आई कि मैं लगता हूँ कहीं गलत जगह फंस गया हूँ। मैंने बारीकी से जब हालात का मुआयना किया तब मुझे अंदर से अचानक एक झटका सा लगा कि ये लोग किसी भी तरह से सामान्य लोग नहीं लग रहे थे। कुछ तो अजीब हो रहा था जो मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था। मैं उठकर अचानक खड़ा हो गया और उस बूढ़ी औरत के करीब आकर खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ अम्मी जी, आपकी बहू पता नहीं कब तक आएगी। अब तो मुझे यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है। क्या बात कर रहे हो शहरी बाबू, सुबह तो हो जाने दो। उस बूढ़ी औरत की फिर ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आओ ना देखा ताओ गुस्से से चिल्ला उठा। मैं काफ़ी देर से उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को झेल रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने चीख कर उस औरत से कहा, सुबह नहीं हुई, सुबह नहीं हुई। मुझे यहाँ पर कम से कम 6 या 7 घंटे हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही तेज़ और ठंडी हवा का थपेड़ा बारिश की बूंदों के साथ मेरे गाल पर पड़ा। मुझे ऐसे लगा जैसे बाहर तूफान आया हो। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में भारीपन था। बाहर तूफान है शहरी बाबू, अगर बाहर जाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी हो अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मैंने इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपना बैग कंधे पर लटका लिया। मैं बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। मैंने झुंझलाकर पीछे देखा तो मेरे सामने वही 8 साल का बच्चा खड़ा था, जिसमें बड़ी ताकत से मेरा हाथ पकड़ा रखा था। मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कोशिश करने के बाद मैं हैरान रह गया। उस बच्चे की ताकत देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक 8 साल के बच्चे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि मैं अपना हाथ चाहकर भी उससे नहीं छुड़वा पा रहा था। मैंने इस बार अपना हाथ छुड़ाने पूरी ताकत झोंक दी, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। जैसे जैसे मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था उस बच्चे की पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अचंभे का विषय थी। मैंने उस बच्चे से चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ से अभी जाना है। मैं अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता। मगर वो बच्चा खामोश खड़ा रहा और मेरा हाथ पकड़े हुए रहा, लगातार मुझे घूरे जा रहा था। मैंने इस बार दोबारा चीख कर उस बच्चे से कहा, मेरा हाथ छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? तभी मेरे कानों में उस बूढ़ी औरत की भारी आवाज़ सुनाई दी, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो शहरी बाबू। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये बेचारा तो गूंगा और बहरा है। इस बार उस बूढ़ी औरत की आवाज़ बहुत करीब से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर जब देखा तो पाया कि वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए मेरे ही पास आ रही थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार अचानक बढ़ती चली गई और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कुछ ही देर के बाद वो बूढ़ी औरत मेरे सामने खड़ी हुई।
मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और घना अंधेरा था, लेकिन अब वहाँ पर बिजली कौंधने लगी थी। मुझे उस बूढ़ी औरत का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक ज़ोर से बिजली चमकी और मुझे उस बूढ़ी औरत के चेहरे साफ दिखाई दिया। मगर जैसे ही मैंने उस एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत के चेहरे को देखा, मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से मानो जान ही निकल गई हो। उस बूढ़ी औरत का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, बल्कि यूँ कहा जाए कि उसके चेहरे से उसका मांस उसकी हड्डियों से लटक रहा था या फट रहा था, तो कुछ गलत नहीं होगा। अचानक मेरे हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में हंसने लगी। वो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो कोई चुड़ैल या डायन थी। मैं स्तब्ध खड़ा हुआ ये सब नज़ारा देख रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। पता नहीं कि मैं यहाँ से ज़िंदा वापस जा भी पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पैर पर कोई नोच रहा है। मेरी निगाह जब नीचे गई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो वही छोटा बच्चा था जो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, जो उस वक्त मेरे पैर में बुरी तरह से नोच रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मेरे कानों में फिर आई। तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा सकते शहरी बाबू। बड़े सालों बाद यहाँ पर कोई आया है। अब तुम्हें यहाँ पर हमारे पास ही रहना होगा। और हाँ, यहाँ पर कभी सुबह नहीं होती। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। तभी एक बार फिर से बिजली चमकी और मुझे दोबारा उसका चेहरा दिखाई दे गया और फिर से डर से मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मैं तो इन भूत प्रेतों के बीच फंस कर रह गया हूं। मुझे आगे और पीछे दोनों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि जो भी हो, एक बार जान बचाने के प्रयास तो करना ही चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान का पूरा ध्यान लगाया और अपनी पूरी शक्ति उस बच्चे से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत उस बच्चे से हाथ छुड़ाने की मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं दरवाजे से दूर एक तरफ गिर गया। सभी अचानक फिर से एक बार बिजली चमकी और मुझे उन तीनों के चेहरे चमकती हुई बिजली में साफ साफ दिखाई दे गए। मैंने देखा उस बूढ़ी औरत का चेहरा तो बहुत भयानक था, मगर अब साथ में उस बच्चे का चेहरा भी जला हुआ था। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वो सबसे छोटा बच्चा लग रहा था जो हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बुरी तरह से भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं किस दिशा की ओर भाग रहा हूँ, बस मैं भागे ही जा रहा था। मैं कितनी देर भागता रहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने पीछे पलटकर नहीं देखा था। अचानक मेरा जिस्म भागते हुए अचानक किसी और जिस्म से टकराया और मैं गिर गया। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। मेरी सांस हलक आ चुकी थी। तभी घने अंधेरे और तूफान के बीच मुझे निर्मला की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? मैं थोड़ी देर के लिए क्या चली गई, तुम वहाँ से चले आए। मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं सुबह किसी बच्चे के हाथों तुम्हें नीमा गांव पहुँचा दूंगी। तुमने मेरा इंतज़ार करना चाहिए था बाबूजी। निर्मला की आवाज़ सुनकर मेरा शरीर फिर से एक बार कांप कर रह गया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये भी कोई चुड़ैल या पिशाचनी ही होगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं फिर से दोबारा अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। निर्मला की आवाज़ अभी मेरे कानों में सुनाई दे ही रही थी। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, कहाँ तक भागोगे? सुबह होने में अभी देर है। सुबह मैं तुम्हें नीमा गांव पहुंचा दूंगी। मगर मैं सिर्फ भागे ही जा रहा था और दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि पता नहीं सुबह कब होगी। आखिर ये सुबह क्यों नहीं होती? न जाने कितनी देर भागने के बाद मुझे कुछ रोशनियां नज़र आई तो मैं उस तरफ भागा। उन पलों में उम्मीद की जो रोशनी मेरे अंदर चमकी वो शायद कुछ इस तरह की थी जैसे रेगिस्तान में भटके किसी पथिक को अचानक नखलिस्तान नज़र आ गए। और उतनी ही गहरी थी मेरी निराशा जब मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया। न जाने कितनी चिताओं से निकलती हुई लपेटें आकाश को छूना चाह रही थी। अजीब तमाशा था, एक खेल था आशा और निराशा का। उम्मीद की अगली किरण तब चमकी जब मैंने वहाँ एक इंसान को देखा। शायद वो शमशान में चिताओं की निगरानी करने वाला था। वो जो भी था, लेकिन इंसान था। मैंने उसे आवाज़ दी। एक चिता में अंगारों को एक बाँस से पलटते हुए उसने मेरी तरफ घूमकर देखा। बदहवासी की हालत में भागते हुए मैंने करीब पहुंचकर ना जाने क्यों उसका हाथ थाम लिया और एक गगनभेदी चीख, जो मुझे याद नहीं वो चीख उसकी थी या मेरी,
उसका हाथ एक हड्डी की शक्ल में मेरे हाथ में था और वो खुद हवा में घुल चुका था। इसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। जब मुझे होश आया तो मेरे सर पर सूरज चमक रहा था और कई लोग मुझे घेरे हुए खड़े थे। पता चला कि नीमा गांव वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। उन्हीं लोगों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। उन्हीं गांव वालों ने मुझे ये भी बताया कि कई साल पहले नीमा गांव से 15 मील दूर एक और गांव बसा करता था, जहां पर किसी ज़माने में एक भयंकर बीमारी फैली थी और उस गांव के सारे लोग मर गए थे। वो इलाका आज भी उजड़ा हुआ वीरान पड़ा है और तुम जिस बस में सफ़र करके आए हो वो बस भी उसी गांव में हाई वोल्टेज वाले बिजली की तारों के संपर्क में आ गई थी। सारी मुसाफिर जलकर राख हो गए थे। बस लोहे और टीन के जले हुए ढांचे में बदल गई थी। लेकिन ऐसा सफ़र जो उस रात को मैंने किया, मुझसे पहले उस तरह का अनुभव किसी और को नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों वो मेरे ही साथ हुआ था। और जहाँ तक नीमा गांव जाने वाली आखिरी बस का सवाल था, वो तो मेरे पहुँचने से पहले ही निकल चुकी थी और मैं जिनके घर जाने वाला था वो लोग मुझे वहाँ खुद लेने आए थे, लेकिन मुझे वहाँ मौजूद ना पाकर निराश होकर लौट गए थे। उन्हीं गांव वालों में से एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस भूतिया बस से और शापित भूतिया गांव से जिंदा वापस आकर बच गए, वरना अक्सर लोग वहां पर लापता हो जाते हैं और ना जाने कितने लापता हो चुके हैं जिनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।